स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फेज के बारे में डिस्कस किया था और आज लेक्चर 4 में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फेज कांस्टेंट के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास पोजीशन का जो इक्वेशन आता है एसएचएम के लिए वो है x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और साथ ही साथ हमारे पास वेलोसिटी का जो इक्वेशन आता है वो है a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब यहाँ पे ये जो टर्म आ रहा है डेल्टा, यहाँ पे हम लोग जिस टर्म डेल्टा को दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं, इस डेल्टा को हम लोग फेज कांस्टेंट कहते हैं। सो डेल्टा इज़ नथिंग बट आवर फेज कांस्टेंट, जिसके बारे में डिटेल से अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये फेज कांस्टेंट होता क्या है। तो ये जो फेज कांस्टेंट है वो हमें t इक्वल टू 0 पे, यानी कि इनिशियल टाइम पे फेज के बारे में बताता है। आप जानते हैं ओमेगा टी प्लस डेल्टा को हम लोग फेज कहते हैं। तो अगर हम लोग ओमेगा टी प्लस डेल्टा की वैल्यू निकालना चाहें एट t इक्वल टू 0, तो इसी को हम लोग फेज कांस्टेंट कहेंगे। यानी कि फेज कांस्टेंट इज द वैल्यू ऑफ फेज एट t इक्वल टू 0। तो अगर ओमेगा टी प्लस डेल्टा में हम लोग t को 0 पुट कर देंगे तो ओमेगा टी प्लस डेल्टा की जो वैल्यू है वो सीधे डेल्टा हो जाएगी, और इसी को हम लोग फेज कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि ये जो फेज कांस्टेंट है वो हमें इनिशियल इंस्टेंट के बारे में, मोशन के बिहाफ पे सारा इन्फॉर्मेशन देता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी इंस्टेंट का जो फेज है वो उस इंस्टेंट पर मोशन के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है। इसी तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो इनिशियल फेज है वो t इक्वल टू 0 पे मोशन के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन देता है। सो डेल्टा दैट इज आवर फेज कांस्टेंट। सो डेल्टा और फेज कांस्टेंट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। डेल्टा दैट इज द फेज कांस्टेंट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ मोशन, complete information of motion at t equal to 0। अब सवाल ये आता है कि t इक्वल टू 0 जो है वो हम लोग किस इंस्टेंट को चुनेंगे। क्या ये हम अपने मन मुताबिक चुन सकते हैं या फिर इसके ऊपर कोई बाउंडेशन है? तो इसका आंसर है कि ये हम लोग, अगर प्रॉब्लम में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ये हमारा t इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम फिर अपने मन से चुन सकते हैं। सो बेसिक आइडिया ये है कि प्रॉब्लम के कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग t इक्वल टू 0 और या फिर यूँ कहें कि फेज कांस्टेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो regarding the selection of delta, we can say selection of delta or initial instant must be according to the convenience of the problem। जैसे कि अब हम लोग कुछ डिस्कस करना चाहेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। जैसे सपोज करते हैं कि t इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, x इक्वल टू 0 पे था, और वो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम जाना चाहता था। लेट अस से हमारा पार्टिकल यहाँ था और ये a ओमेगा वेलोसिटी के साथ अलोंग पॉजिटिव एक्सट्रीम मूव करना चाहता था। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इससे हमें पता चलता है
कि एट टी इक्वल टू 0 हमारा जो फेज है ओमेगा टी प्लस डेल्टा वो 0 है। अब हमें पता है कि t इक्वल टू 0 पे फाई की वैल्यू सीधे डेल्टा हो जाती है। इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में हमारा जो डेल्टा है वो 0 होगा, यानी कि डेल्टा 0 होने का मतलब है कि हमारा जो पार्टिकल है वो t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पर था और वह टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम मूव करने वाला था विद वेलोसिटी a ओमेगा। अभी हम लोग सिमिलरली एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पार्टिकल था वो t इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, और जब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था तो ऑब्वियसली वो रेस्ट में था। तो लेट अस से t इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था और फिर वो रेस्ट में था यहाँ पे। इस सिचुएशन में हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो फेज की वैल्यू होती है एट t इक्वल टू 0, हमारा जो फेज है यानी कि हमारा जो ओमेगा टी प्लस डेल्टा है वो π/2 होना चाहिए। अब हमें पता है कि t इक्वल टू 0 पे जो फेज की वैल्यू होती है, जो ओमेगा टी प्लस डेल्टा की वैल्यू होती है वो सिर्फ डेल्टा होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस सिचुएशन के लिए हमारा जो डेल्टा है वो π/2 है। तो यहाँ से हमें समझ में ये आता है कि अगर हमारा इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट π/2 होता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो पार्टिकल है वो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर था और वह रेस्ट में था। कब? एट t इक्वल टू 0। और अगर हम लोग इसके बेसिस पे अपना इक्वेशन लिखते हैं तो वो इक्वेशन होगा डिस्प्लेसमेंट x के लिए x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू चूंकि π/2 है तो यहाँ पे हम लोग π/2 लिख रहे हैं। सो x विल बी रिटन एज a cos ऑफ ओमेगा t। तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t भी हमारे लिए एक वैलिड इक्वेशन है पोजीशन का SHM के केस में। स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा SHMs होते हैं जिनको हमें एक साथ ट्रीट करना होता है। उस केस में हम लोग पहले SHM के लिए यानी कि फर्स्ट SHM के लिए डेल्टा को 0 रख लेते हैं, और जो बाद बाकी अदर SHM के मोशन होते हैं उसको हम लोग एज पर द सिचुएशन डेल्टा रखते हैं, यानी कि डेल्टा एज पर द गिवन सिचुएशन, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग इसके लिए न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो फिर ये बात आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको जस्ट एक टिप दिया है। वो टिप्स ये है कि अगर आपके पास मोर देन टू या मोर देन 2 SHM है तो उसमें से किसी एक SHM के लिए आप फेज कांस्टेंट को 0 पकड़ें, और जो बाद बाकी के SHM हैं उसको एज पर द सिचुएशन जो फेज डिफरेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डेल्टा डिसाइड करना पड़ेगा। अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो निकल के आती है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास SHM के पोजीशन का जो इक्वेशन होता है वो है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो अब हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, लेट डेल्टा प्राइम बी डेल्टा माइनस π/2। तो ये हम लोग एक कांस्टेंट डेल्टा प्राइम के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू डेल्टा माइनस π/2 है, और यहाँ से हम लोग डेल्टा की वैल्यू जो है वो डेल्टा प्राइम प्लस π/2 रख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन है पोजीशन का, इस इक्वेशन में आप डेल्टा को डेल्टा प्राइम प्लस π/2 से रिप्लेस कर दीजिए। तो हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा वो होगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा की जगह मैं रख रहा हूँ डेल्टा प्राइम प्लस π/2। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करना चाहेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल्स a साइन π/2 विच इज़ 90 डिग्री प्लस ओमेगा t प्लस डेल्टा प्राइम। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा जो होता है
वो हो जाता है अपने पास cos थीटा। तो इसी के बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि x जो है वो अपने पास आ रहा है a cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्राइम। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो इक्वेशन कोसाइन फंक्शन में है और यहाँ पे जो हमने इक्वेशन स्टार्ट किया था वो था साइन फंक्शन में, और दोनों ही सेम एसएचएम के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि साइन और कोसाइन दोनों ही फंक्शन एसएचएम के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने में इक्विवेलेंट हैं। बस अगर आप साइन के जगह कोसाइन यूज करते हैं तो डेल्टा के जगह डेल्टा प्राइम यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि बाय चेंजिंग द फेज कांस्टेंट you can transform the sine function into cosine function while writing the equations of SHM. So that is a very important conclusion. So students, अभी जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा इसको ध्यान से देखिए। कंसीडर कीजिए कि एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इस सर्कुलर ट्रैक पे, और ये हमारा ऑब्वियसली एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। और ये जो पार्टिकल जिस सर्कुलर ट्रैक पे आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ए उसका रेडियस है। सो ए हियर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और चूंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। सो ओमेगा इज द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। मान लेते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो t इक्वल टू 0 पे x एक्सिस पे था और t इक्वल टू t पे ये आ चुका है एक पर्टिकुलर एंगुलर पोजीशन जिसको कि हम लोग ओमेगा t या थीटा कह सकते हैं। तो ओमेगा t एंगुलर डिस्टेंस इसने कवर किया है और पार्टिकल फिलहाल इस पॉइंट P पे पहुंच गया है। अब पॉइंट P का जो प्रोजेक्शन है वो मैं x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे लेना चाहता हूं। तो लेट अस से P का जो प्रोजेक्शन आ रहा है x एक्सिस पे इसको हम लोग Q कह रहे हैं, और P का जो प्रोजेक्शन आ रहा है y एक्सिस पे इसको हम लोग R कह रहे हैं। तो जो ओरिजिन है ऑब्वियसली वो O ही रहेगा। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो OP है वो ऑब्वियसली रेडियस A के बराबर हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि OQ यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन x एक्सिस इसकी वैल्यू क्या है, एंड OR यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन y एक्सिस इसकी वैल्यू क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग ट्राइंगल OPQ की बात करते हैं तो ट्राइंगल OPQ में आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोसाइन ओमेगा टी हो जाएगा उसकी वैल्यू OQ बाय लेट अस से हमारे पास यहाँ पे जो हाइपोटेनस है OP उसके बराबर हो जाएगी। तो लेट अस राइट हमारा जो कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा वो ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा OQ बाई OP। तो गाइज हम लोग यहाँ से OQ की वैल्यू बता सकते हैं कि OQ इज OP cos ओमेगा टी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो ये OQ है वो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन x एक्सिस। तो चलिए OQ के जगह हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन x एक्सिस, और इसकी जो वैल्यू है वो है OP। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो OP है वो हमारे रेडियस A के इक्वल है। तो चलिए OP के जगह पे A यूज कर रहे हैं। सो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन x एक्सिस लेट्स डिनोट इट बाय x। सो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं x इक्वल टू OP की जगह A, और ये रहा cos ओमेगा टी। तो जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि A cos ओमेगा टी जो है वो SHM का इक्वेशन है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल P है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है
तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा एक्स एक्सिस पे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। दो और बातें हैं जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए। पहला कि अगर हमारा जो पार्टिकल है वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका कि एम्पलीट्यूड ए है, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे वो जब एसएचएम करेगा तो उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड भी ए होगा। दूसरी बात यह है कि सर्कुलर पाथ पे जिस एंगुलर स्पीड के साथ हमारा पार्टिकल घूमता है वही एंगुलर स्पीड ओमेगा हमारे एसएचएम का, जो कि पार्टिकल का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एसएचएम कर रहा है, उस एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बनता है। साथ ही साथ अब यहाँ पे एक और बात आप ध्यान दे सकते हैं कि वाई एक्सिस पे पार्टिकल पी का जो प्रोजेक्शन है वो आर है, और अगर हम लोग ओ आर कैलकुलेट करना चाहें देन लेट अस डू दैट। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर ये एंगल ओमेगा टी है तो हमारा ये एंगल ओमेगा टी हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग साइन ओमेगा टी कैलकुलेट कर सकते हैं विच विल बी ओ आर ओवर ओ पी। सो लेट्स राइट दैट। तो हम लोग यहाँ पे बोलने जा रहे हैं कि हमारा जो साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा वो हो जाएगा ओ आर बाई ओ पी, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ओ आर जो है वो ओ पी साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अच्छा, ओ आर जो है वो तो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी ऑन वाई एक्सिस है। सो लेट्स राइट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी ऑन वाई एक्सिस, लेट अस कॉल इट टू वाई। और ये जो है ओ पी ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ये एम्पलीट्यूड वाला ए बनता है, और फिर हमारे पास आ रहा है साइन ओमेगा टी, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगेन आप ये भी देख रहे हैं कि ये भी हमारे एसएचएम के ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि प्रोजेक्शन हम लोग चाहे एक्स एक्सिस पे लें चाहे वाई एक्सिस पे लें, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन है ऑन एनी डायमेट्रिकल एक्सिस विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए हम लोग इस बात को कंक्लूजन के तौर पे लिख लेते हैं। सो विल से एनी पार्टिकल executing uniform circular motion, any particle performing uniform circular motion on a circular path of radius a and angular velocity omega, then its projection on any diametrical axis executes simple harmonic motion of amplitude A and angular frequency ओमेगा। तो ये कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई पार्टिकल, एनी पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस a and angular velocity omega, then its projection on any diametrical axis executes SHM of amplitude A and angular frequency omega. So that was a very important conclusion.